गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वसंत पुस्तक के अध्याय 2 को हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है दादी माँ। और इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक यानी कि इस कहानी को जिन्होंने लिखा है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। हमने पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ी थी और आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। तो जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि कहते हैं, जो कहानी या निबंध लिखते हैं उनको हम लेखक कहते हैं। तो जो पहले कविता के हमारे कवि थे उनका नाम था शिव मंगल सिंह सुमन, और इनका नाम है, दादी माँ के जो लेखक हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए ध्यान दें। जो कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेखक थे यानी कि कवि थे, उनका नाम था शिव मंगल सिंह सुमन, और दादी माँ कहानी के जो लेखक हैं इनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। जो सुमन जी थे उनको हम कवि कहेंगे और जो शिव प्रसाद सिंह हैं इनको हम लेखक कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कविता लिखी थी। तो जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि कहते हैं और जो कहानी या निबंध लिखते हैं वो लेखक कहलाते हैं। ठीक है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके लेखक के बारे में, कवि के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। दादी माँ कवि कहानी के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, उनका जीवन परिचय। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई थी। इनका पूरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, जहां इन्होंने MA PhD की डिग्री हासिल की। पुरस्कार में सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं जो इनकी थीं वो इस प्रकार से हैं: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे के फूल, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। इसके अलावा इनसे जुड़ी अन्य जानकारी इस प्रकार से हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रेलवे बोर्ड के राजसभा विभाग के मानस सदस्य भी रहे और साहित्य अकादमी, बिरला फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसे अनेक संस्थाओं से भी किसी न किसी रूप से संबंध रहे। तो बच्चों, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के जन्म और मृत्यु एवं उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित ये इनके जीवन परिचय के कुछ अंश थे। जो इस कहानी के लेखक हैं उनके बारे में ये जानकारी थी। इसे आप ज़रूर ही ध्यान से पढ़ें और समझें। ठीक है, चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 2 को शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है दादी माँ, और इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये बात किसकी चल रही है, दादी माँ की। दादी माँ मीन्स लेखक की दादी माँ। तो इस चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं अपनी दादी की भी छवि नज़र आएगी या दादी की याद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही, भीषण गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए
आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि बहुत सी कठिनाइयाँ मैंने देखी हैं। बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी, यानी कि बहुत सारी गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन प्रायः यानी कि अक्सर अनमना यानी कि उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र यानी कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मुँह पर प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि छुट्टियों में आप घर चले जाना और अपने परिवार वालों से मिल लेना। और पीठ के पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और पीठ के पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं थोड़ी सी बात पर घबरा जाता हूँ। तो सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यह सोचकर लेखक का मन उदास हो जाता है और वो कहते हैं कि अब मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा कि मेरे मित्र मेरा कैसा मजाक उड़ाते हैं या मेरे बारे में क्या कहते हैं। पर मैं क्या करूं, अक्सर बरबस मतलब अचानक ही मेरी आंखें यानी कि ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि शरद की शीत यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तब क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी होती, सूरज की जो किरणें होती हैं उनकी धूप तेज़ नहीं लगती है और सूरज की जो किरणें हैं वो अच्छी लगती हैं। तो शीतल यानी कि शीतल और स्वच्छ धुंधली छाया, उसके सामने कोई एक छाया ऐसी है जो मेरी आंखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब ये है, यानी कि ये इस पैराग्राफ का तात्पर्य यह है कि लेखक जो हैं वो अपनी दादी को याद कर रहे हैं, उनका मन उदास है और उनके जो मित्र हैं वो उनको झूठा दिलासा देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनसे कहते हैं कि आने वाली जो छुट्टियां हैं उसमें आप जाके अपनी दादी माँ से मिल लेना। और पीठ के पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो थोड़े से में ही घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने मित्रों के बारे में, उनके ऐसे व्यवहार के बारे में नहीं सोचूंगा, पर मेरी बरबस यानी कि मेरी आँखें ना चाहते हुए भी अचानक से भर आती हैं और शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरद ऋतु में जो रोशनी होती है यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी हमें धूप अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, तेज होते हुए भी हमें अच्छी लगती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है। और अब ये धुंधली छाया किसकी है? धुंधली छाया उनकी दादी माँ की है, यानी कि लेखक की दादी माँ। उनको दादी माँ की याद आ रही है। दादी माँ उनकी बीमार हैं और जैसे ही उन्हें समाचार मिलता है कि उनकी दादी की तबीयत खराब है तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके दोस्त हमेशा उन्हें यही सांत्वना देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में वे अपनी दादी माँ से मिल आएँ। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात है। इस पैराग्राफ में लेखक कुंवार के दिन की चर्चा करते हैं, यानी कुंवार के दिन किसे कहते हैं? अश्वनी माघ। अश्वनी माघ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कार्तिक, उनमें से अश्वनी माह भी होता है, उसे कुंवार का महीना भी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे कुंवार का महीना आ गया है। और कुंवार के महीना किसे कहते हैं कि वो समय होता है जब वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का माह होता है और इसमें
बरसात नहीं होती, यानी कि धूप कड़ाके की पड़ती है, और बारिश से भीगी ज़मीन पर जब तीखी धूप पड़ती है तो वातावरण आर्द्रता यानी कि उमस से भर जाता है, यानी कि उमस भरा मौसम होता है। बारिश नहीं होती और धूप जो होती है वो कड़ाके की होती है। उसे अश्विनी का माह कहते हैं, जिसे कुंवार के दिन भी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं इस पैराग्राफ में कि मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव में चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है, दूर के सिवान से बहकर। सिवान एक जगह का नाम है जो कि बिहार प्रांत में है, एक शहर है। तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, मोधा और साई ये बरसाती घासें हैं जो तालाब के किनारे यहाँ की या कीचड़ में अक्सर बारिश के मौसम में हो जाती हैं। घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासें के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए, यानी कि जो बारिश के मौसम में घास और जो वन प्याज के जो जड़ों वगैरह हैं और उनके जो बीज हैं वो सूरज की गर्मी से, यानी कि धूप कड़ाके की चढ़ पड़ती है तो उसकी गर्मी से खौलते हुए पानी में वो सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जब बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, गड्ढों में जहाँ पे सड़कों के किनारे पे पानी भर जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें नहाते हैं, तो धमाकेदार कूदते हैं। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात है, क्योंकि हर मौसम में कुछ ना कुछ खासियत तो होती ही है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा तो बढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कुंवार के महीने के बाद और भी बाकी महीनों के जैसे आषाढ़, चैत, अगहन, इन महीनों के बारे में भी कहते हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के महीने में गुड़ के साथ पट्टी ना मिले तो भी कोई बुरा नहीं लगेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना, यानी कि जो कुंवार का महीना होता है उसमें मुझे जो गंधपूर्ण जो जलाशय भरे हुए हैं ना गड्ढों में, नदियों के किनारे, उसके सड़कों के किनारे, उसमें अगर छपाछप मुझे कूदना जैसे बाकी के बच्चे कूदते हैं, अगर मुझे ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि मेरा बहुत ही मन कर रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। जब पिछली बार बारिश हुई थी और मैं दादी माँ के घर गया था तब मैं 2-1 दिन ही तो कूदा था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। लेखक कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा बीमार होता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पैराग्राफ में लेखक अपनी उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जो दादी के साथ उन्होंने गांव में बिताई थी, यानी कि पिछली बारिश की बात वो बता रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब मुझे ज्वर हो, सर में थोड़ा सा दर्द हो और दिन भर मुझे पीने के लिए नींबू और साबूदाना की खिचड़ी वगैरह मुझे खाने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा बहुत बीमार होना मुझे अच्छा लगता है। इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं बीमार हुआ ना तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। मुझे बुखार चढ़ा और मैंने बहुत सारी रजाइयाँ ओढ़ी और मेरा बुखार रात के 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सध टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी आदर्श
शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। इस पैराग्राफ में लेखक ने अपनी दादी की कटकाठी का वर्णन किया है कि उन्होंने सफ़ेद किनारीहीन धोती से, किनारेहीन मतलब जिसका कोई बॉर्डर नहीं हो, बिल्कुल प्लेन थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता और उनके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। आते ही उन्होंने मेरा सर और पेट छुआ और मुझे चेक किया, आंचल की गांठ खोलकर। फिर उन्होंने अपने आंचल की गांठ खोली और एक आदर्श शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। होता है ना, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता कौन करता है? मम्मी के साथ साथ सबसे ज़्यादा चिंता दादी माँ भी करती है। और दादी माँ क्या करती हैं कि वो दवाइयों के साथ साथ हमें भभूत वगैरह भी लगाती है ताकि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो लेखक की दादी ने भी यही किया। उन्हें था कि उन्होंने भभूत से हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। इस पैराग्राफ में लेखक दादी माँ की परवाह बता रहे हैं कि दादी माँ जो थी वो हमारी किस प्रकार से चिंता किया करती थी और कैसे देखभाल करती थी कि जब मैं बीमार हो गया तो वो मुझे बार बार छूती थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी पंखा जलती, कभी मुझे छू कर देखती और बार बार मेरा ज्वर यानी कि मेरा बुखार चेक करती थी कि कैसा है, अब मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और घर वालों से बहुत प्रश्न करती थी कि ऐसा किया कि नहीं किया, वैसा किया कि नहीं किया। तो इस तरह से वो मेरी दिन रात परवाह किया करती थी। दादी माँ को गवैये गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। इस पैराग्राफ में लेखक अपनी दादी की तारीफ कर रहे हैं कि दादी को कितनी नॉलेज थी कि जब भी कोई गांव में बीमार हो जाता तो वो उसके पास पहुंचती और दादी को गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवैये यानी कि जिस गांव में वो रहती थी ना, तो उस गांव में 50 भी दवाओं के नाम उनको पता थे और जब भी कोई बीमार हो जाता तो वो वहाँ पहुँच जाती, उसको छूकर उसको अनुमान लगाती, पूरे विश्वास के साथ बताती कि इसको हो क्या गया है। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, इन सारी बीमारियों के वो बारे में बता देती। महामारी और विषुचिका यानी कि विषुचिका मीन्स हैज़ा, जब हैज़ा फैला था गांव में तब रोज़ सवेरे उठकर लवंग यानी कि लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सब कुछ उपाय करती, जैसा भी पॉसिबल होता यानी कि जितना भी वो कर सकती वो सारी मतलब पूरी जुगाड़ किया करती थी। और चादर और गिलाफ यानी कि अगर सफाई ना हो, चादर नहीं बदले गए हो तो जैसे वो पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या सावू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती,
बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। लेखक कहते हैं कि जब दादी माँ मेरी देखभाल करती थी तब मुझे बीमार होना अच्छा लगता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। बीमार होने में वो बात नहीं है। नौकर तो पानी दे जाता है, जो खाना बनाने वाले महाराज हैं वो अपने मन से ही खिचड़ी साबूदाना बना देते हैं, और डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन और मिक्सर की शीशी एक तिहाई देखकर, मतलब उस दवा को देखकर, कुनैन की दवा को देखकर तो मेरा बुखार अपने आप ही डर से भाग जाता है। ऐसे बुखार बुलाने को, यानी कि अब मुझे बीमार होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। लेखक ने आगे बताया कि जब उनकी किशन भैया की शादी हो रही थी, दादी माँ के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं था। वो सारा दिन इधर से उधर सर पे उठाए घूमती थी। पड़ोसने आती, उनको बुलाती दादी माँ को, तो बहन कहती, बहन बुरा ना मानना, मतलब घर में कार परोजन, यानी कि बहुत सारा काम है, इसलिए अगर मैं कोई भी काम हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ कैसे कहती हैं कि मैं अगर कोई काम ना करूं तो कोई काम होने वाला नहीं है। पड़ोस में सभी जानती थी इस बात को कि दादी माँ कुछ नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी उपस्थिति ही सारा काम करती है। अगर मैं ना रहूं तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। एक दिन दोपहर में जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि दादी माँ किसी पर गुस्सा हो रही हैं, और पास ही उस कोने में कौन खड़ा है? रामी की चाची खड़ी हैं। तो बच्चों, आज हम कहानी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कहानी लंबी है, हमें इसे 2 भागों में करनी होगी। हमने अब तक की कहानी में पढ़ लिया है कि दादी माँ लेखक से बहुत स्नेह करती थी, और लेखक भी अपनी दादी माँ को बहुत याद करती थी। जब उनकी किशन भैया की शादी हो रही थी तब उस समय तक हमने कहानी को पढ़ लिया है। अब हम इसको यहीं विराम देते हैं, और अगले भाग में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे।